हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज में सिर्फ वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1.1 है एक्सरसाइज का। What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? ठीक है, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, दोनों पर चार्जेस हमें दिए हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी जितने भी डेटा हमें दिया हुआ है, जितनी भी रीडिंग्स हमें दी हुई हैं, उन सबको हमें एक सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है, एसआई सिस्टम फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस की यूनिट आपकी मीटर होनी चाहिए कैलकुलेशंस करते वक्त। ठीक है, और चार्ज की यूनिट कूलम होनी चाहिए। अगर माइक्रो कूलम दिया हुआ है, मिली कूलम दिया हुआ है, तो आपको उसको पहले कूलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, देखिए दो स्फीयर्स है Q1 Q2। Q1 हमें दिया हुआ है इतना है, Q2 इतना है, R 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद कूलम्ब्स फोर्स से हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू पुट कर दी है, Q2 की वैल्यू पुट कर दी है और R की वैल्यू एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद कर दी है 0.3 इंटू 0.3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? तो पहला पार्ट क्या पूछा है, what is the distance between the two spheres, and second पार्ट है what is the force on the second sphere due to first. ठीक है, तो सेकेंड स्फीयर पर पहले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स होगा। तो इसको हम सिंबल में अगर कन्वर्ट करें तो फर्स्ट की वजह से सेकेंड पर, तो सेकेंड पर ड्यू टू फर्स्ट, तो F21 सिंबल होगा इसका। ठीक है, और दिया क्या हुआ है हमें, F12 दिया हुआ है। 12 कैसे दिया हुआ है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, F12 दिया हुआ है। तो और मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है इस सिंबल को हम कैसे पहचानते हैं। F12 हो दैट मीन्स फर्स्ट जो नंबर होगा वो जिस पर फोर्स लग रही होगी और सेकंड जो नंबर है जो लगा रहा होगा। तो F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, रिमाइंड हो गया होगा। अब हम ध्यान करते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। Q1 Q2 दिया हुआ है, R हमसे पूछा है और दोनों के बीच की फोर्स हमें गिवन है। ठीक है, F12 हमें क्या दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Q1 हमारे पास है, बस यूनिट हमारे पास माइक्रो में है, इसलिए इसको पहले कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। Q2 हमने राइट डाउन कर लिया। F हमारे पास है 0.2 न्यूटन। R क्या है, निकालना है हमें फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, तो R हमें कैलकुलेट करना है। तो R सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज हमने पुट की, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, वैल्यूज हमें सारी गिवन है। बस ये ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 में Q2 नेगेटिव था तो नेगेटिव यहाँ पर प्लेस नहीं करनी है आपको वैल्यू। नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, तो R स्क्वायर
यहाँ से सेपरेट कर लिया और सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया 0.12 मीटर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमसे F12 देकर दिया हुआ है 0.2 न्यूटन और हमसे पूछा जा रहा है F21। ठीक है। तो हमने ये कूलम्स लॉ जब किया था तो हमने ये प्रूव किया था कि कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स होता है। ठीक है। तो F12 हमें दिया हुआ है, F21 हमसे पूछा है, तो ये कितना हो गया, F21 भी उतना ही होगा 0.2 न्यूटन। ठीक है। तो F12 की डायरेक्शन अगर ये है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका साइन कैसा है, नेगेटिव, -0.8 है और ये है 0.4। तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा F12 ये है, तो F21 ये होगा, आप देख सकते हो। और हमेशा किस लाइन पे एक्ट करते हैं ये, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। अब थर्ड न्यूमेरिकल पर आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है, चेक दैट द रेशियो KE² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? हमें इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। पहला तो हमें ये चेक करना है कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है, मतलब हर एक क्वांटिटी की हमें डायमेंशन लिखना है और इस रेशियो का फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू आती है, और ये बताना है कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं इन सब की वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब ये रेशियो हमें क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बताता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहचान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। K है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है। E है मिनिमम चार्ज, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और Me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1 बाय 1 हम करते चलते हैं इनको। कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू मेंशन, नेम मेंशन कर दिए हैं सभी के। कूलम्स कांस्टेंट निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। हमारा फॉर्मूला था कूलम्स फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 क्या था, K, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। K को सेपरेट कर लो, K इज इक्वल टू FR² अपॉन Q1 Q2। ऐसे हम डायमेंशन निकालेंगे। F क्या है, फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। फोर्स का डायमेंशन लिखा। R है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन लिखी, L² होगा क्योंकि R का स्क्वायर है। Q1 और Q2, स्टूडेंट्स मैंने चार्ज की डायमेंशंस जब आपको बताई थी तो हमने किया था कि Q का डायमेंशन आपने लिखना है A इंटू टी। ठीक है, करंट इंटू टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पर Q1 की जगह A इंटू टी लिखा, Q2 भी चार्ज है इसलिए A इंटू टी रखा। तो ये हमने सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास। ये किसकी डायमेंशन है, K की ओनली। ठीक है। G की डायमेंशन निकालने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर को रिमाइंड करते हैं। वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन R²। ठीक है। तो G की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे यहां से, FR² अपॉन m1 m2। ठीक है। F की डायमेंशन होती है m1 L1t माइनस 2, R डिस्टेंस है सेम, L² m1 m2 की जगह m इंटू m। तो इन दो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया। E है चार्ज, तो चार्ज की मैंने अभी आपको बताई A इंटू टी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज बहुत चलने वाला है तो आप चार्ज को ध्यान रखें। चार्ज की डायमेंशंस होगी A इंटू टी। डायमेंशंस ऑफ K² अपॉन GME/MP। तो मैंने सबकी डायमेंशन यहाँ पर प्लेस कर दी है, आप देख सकते हैं।
सबकी डायमेंशंस अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो k की डायमेंशन ये हो गई, e की डायमेंशन हमने प्लेस कर दी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, g की डायमेंशन हमने प्लेस की m और m की जगह m, ये सब सॉल्व किया, ये आ गया m0 l0 t0 a0। ठीक है, दैट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस रेशियो। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि m की पावर कुछ नहीं है, l की पावर कुछ नहीं है, t की पावर कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है कि भाई फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख करके हमें वैल्यू निकाल कर बताइए इस रेशियो की। तो हम फिजिकल कांस्टेंट जानते हैं, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ई होता है मिनिमम चार्ज हमने किया है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये होती है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 होता है। एम पी प्रोटॉन का मास है तो 1.66 × 10⁻27 प्लेस किया, ये सब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 2.29 × 10⁻39। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इस रेशियो की। और स्टूडेंट्स आपको कुछ याद भी आ रहा होगा कि ये वैल्यू एक बार पहले भी हमने फाइंड आउट की है, और ये कब आई थी, ये वैल्यू तब आई थी जब हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया था। ठीक है, तो वही चीज है ये। दिस रेशियो सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हुए भी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हुए भी r, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो r कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू बचेगी जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस रेशियो वी कैन फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लार्जर एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe/Fg इज इक्वल टू दिस रेशियो। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये एग्जाम्पल 1.4 किया था, आई होप आपको ध्यान होगा, और अगर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं क्या बताना चाह रही हूं मैं। आई होप इसमें भी समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में किया था कि क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया हुआ है। वही चीज आपने दोबारा से रिपीट करनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है, तो वहीं पर हमने किया था कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब प्लस माइनस बोथ नंबर्स, वेयर एन goes from 1 2 3 and so on। ठीक है, ये वही आपको स्टेटमेंट का मीनिंग राइट डाउन कर देना है। सेकेंड पार्ट है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डिटेलिंग या डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। मीनिंग ये है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, और लार्ज स्केल चार्जेस जब हम बात करते हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो तरह की बॉडीज होती हैं। माइक्रोस्कोपिक वो जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग बड़ी बॉडीज जिनका साइज कंसिडरेबल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं है जिनका साइज। तो आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी में चार्ज का क्या बात की जा रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, कितने, 10 रुपए, और कोई आपसे 1 रुपए मांग ले, 1 रुपी ओनली। ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि 1 रुपी इज 10th पार्ट ऑफ 10 रुपीज और कंसिडरेबल साइज है इसका। ठीक है, और अगर इसी की जगह कोई आपको 100 रुपए दे दे और आपसे 1 रुपए मांग ले, तो हम थोड़ा सा कम वैल्यू रखेंगे उस 1 रुपी की और दे देंगे। रीजन इज कि इस बार ये 1 रुपी इसका 1/100 पार्ट है। ठीक है,
और अगर इसी की जगह हमारे पास 1000 रुपीज हो तो हम 1 रुपी को ना के बराबर समझने लगेंगे, ठीक है। और अगर 10,000 हो तो इसका हिस्सा और भी छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बॉडीज का साइज बड़ा करते हैं या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो ये मूवमेंट, ये निकलना या आना बहुत ही कम मीनिंग रखता है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 1 रुपी की वैल्यू बहुत है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर 1 रुपी की वैल्यू इज नथिंग, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। तो यही चीज हम कहना चाहते हैं कि मैक्रोस्कोपिक स्केल पे अगर एक चार्ज का लेन देन होता है तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जबकि उसके पास खुद ही मॉलिक्यूलर लेवल पे 10 चार्जेस हैं, उसमें से अगर एक चार्ज इधर उधर हो जाता है, मतलब चला जाता है या आ जाता है, तो क्या होगा, मीनिंगफुल चेंज होगा ना, ठीक है। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि जब मैक्रोस्कोपिक स्केल पर एक चार्ज का लेन देन होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक पर इसकी वैल्यू बहुत मीनिंगफुल है। यही चीज मैंने मेंशन की है कि मैक्रोस्कोपिक स्केल पर चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो इन स्टेप ऑफ ई, मतलब ए की बढ़ना या कम होना, वो अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन अ ग्लास इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, मतलब एक ग्लास रोड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ तो दोनों पे चार्ज आता है। ए सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी, ऐसी बहुत सारी बॉडीज का पेयर ऐसा है जो हम रब करते हैं तो एक की बजाय दोनों पर चार्ज आता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन कीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन कैसे कंसिस्टेंट है, मतलब बनी रहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। मतलब हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जब हम दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो बॉडी पे चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्रिएट हो रहा है। तो हमें इसको ऐसे समझाना है कि एक बॉडी पे नेट चार्ज 0 था, दूसरी बॉडी पे भी नेट चार्ज 0 था, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, इन दोनों को रब किया गया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया सपोज, तो इस पे -1 चार्ज आएगा ही, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि चार्ज इंडिविजुअल चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज पेयर में क्रिएट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। बिफोर रबिंग टोटल चार्ज कितना था, 0, ठीक है। आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज कितना है, +1 -1 विल बी 0 अगेन। तो सिस्टम का टोटल चार्ज तो उतना ही है, बिफोर रबिंग भी और आफ्टर रबिंग भी, तो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल तो फुलफिल हो ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर दो बॉडी रब की गई है और एक पर चार्ज अपीयर हो रहा है तो दूसरे पर आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो ये कंजर्वेशन कैसे होगा कि भाई ये 0 है और ये +1 हो गया, इसका मतलब ये +1 हो गया नेट चार्ज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से दोनों बॉडी पर आता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर ही हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से चला गया इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। When a glass rod is rubbed with silk, silk cloth will acquire negative charge and glass rod will acquire equal positive charge, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं होगा कि इस पे एक बॉडी पे कम आएगा दूसरे पे ज्यादा आएगा, नहीं, इस पे जितना होगा उतना ही इस पे होगा, क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफर होता है चार्ज, ना कि क्रिएट होता है। हमें ऐसा लगता है कि चार्ज आ गया, चार्ज नहीं आया है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6,
4 point charges 2 microcoulomb, -5 microcoulomb, 2 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at the four corners A, B, C, D of a square respectively, each side of the square being 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर और इसके जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, इनकी रिस्पेक्टिवली चार्जेस हमें दिए हुए हैं 2 माइक्रोकूलम, -5, 2, -5, ठीक है। और सभी साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर है और सेंटर जो है इसका ये ओ, इस पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हमें टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। हमें पता लग गया कि एक चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर हमें नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है, वेक्टर सम, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो हम पहले क्या करते हैं, ओ पर जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इस पर इस चार्ज के कारण फोर्स निकाल लेते हैं, इसके कारण भी निकाल लेते हैं, इसके कारण भी और इसके कारण भी, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ठीक है। बस पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो है स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स जहां पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो सेंटर होता है स्क्वायर का, और डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये मैंने दोबारा से स्क्वायर बनाया, यहाँ पर हमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब इक्वल मिलेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी मैंने मेंशन किया क्योंकि सभी केसेस में हमें आर चाहिएगा, तो इस चार्ज से भी इसका डिस्टेंस चाहिएगा, इसका भी चाहिएगा, इसका भी चाहिएगा, इसका भी चाहिएगा। तो ये चारों मैंने इक्वल माने नहीं, एक्चुअली हैं। ये कितना होगा यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो इसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान सकते हैं आप, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 5√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा ही सिस्टम में होने चाहिए सभी क्वांटिटीज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 करते हैं। इस पर फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट ए क्या होगा? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन का फोर्स होगा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हमने, F1, ठीक है। F1 की डायरेक्शन तो पहले से ही पता लगी, किधर है ये, OC, ठीक है। O पहले लिखा है C की तरफ, तो इस पे आप वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो F1 क्या होगा, 1/4πε0। F कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 क्या है, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 इज 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाय AO स्क्वायर, ठीक है। AO की वैल्यू यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं, 5√2 इंटू 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर निकाल दिया है 18/5 न्यूटन। आप देख सकते हैं अलोंग OC आपको समझ में आया कि रिपल्शन का फोर्स होगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद C के कारण निकाला, C कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी कितना था, 2 माइक्रोकूलम। सेकेंड चार्ज क्या है, 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको मैंने नाम दिया F2, ठीक है। तो F2 की वैल्यू भी आप सेम फॉर्मेट से निकाल लेंगे, सेम ही आएगी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ये किधर है, O से A की तरफ, ठीक है। हम देख सकते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है,
लेकिन डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, इसलिए हम F1 इज इक्वल टू माइनस F2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। थर्ड चार्ज के लिए देखिए B के कारण ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम हम F3 रख देते हैं। ठीक है, और ये भी कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव, इसका नाम F4। आप समझ ही गए होंगे कि Q1 होगा 5 माइक्रोकूलम, Q2 होगा 1 माइक्रोकूलम। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप कैलकुलेट करें फोर्स तो नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे, आप डायरेक्शन आप बता रहे हैं, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ओनली अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है, ऐसे ही हम F3 निकाल लेंगे। F3 सेम, बस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, अलोंग OB। ये वैल्यूज हमने पुट की, ये वैल्यू पुट की अलोंग OB। ठीक है, ये आ गया 9 न्यूटन। फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट D पर रखे हुए चार्ज के कारण, ये D पर रखे हुए चार्ज के कारण, ये वाला O से D डायरेक्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये वैल्यू है, हमने कैलकुलेट की, ये अगेन कितनी आ गई, 9 न्यूटन अलोंग OD। ठीक है, 3 और 4 से हम देख सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बस डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी OB की डायरेक्शन और OD की। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या कहा, F3 इज इक्वल टू माइनस F4। ठीक है, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम विल बी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। 4 चार्जेस हैं हमारे पास, तो चारों फोर्सेस को हमने सम किया, वेक्टर सम किया। ठीक है, तो F1 F2 के लिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2 था, इसका मतलब F2 इज इक्वल टू माइनस F1 होगा, तो ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी, माइनस F1 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस की, सब कैंसिल हो गए, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। हेंस नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इज 0। तो ये बात आपको कंक्लूजन को ध्यान रखना है कि एक स्क्वायर होगा और उस पर इक्वल चार्जेस, यहाँ भी Q हो, यहाँ भी Q हो, या माइनस Q दिया हो या माइनस Q दिया हो, तो आप समझ भी सकते हैं कि सेंटर पर ये कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, तो डिस्टेंसेस इक्वल है, चार्ज का पेयर इधर से इक्वल हो जाता है, यहाँ से भी इक्वल हो जाता है, तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।